बचपन और शिक्षा संपादित करे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में वुटेम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। वो उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन थी। आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी, साथ ही हिंदी भी सीखी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्राटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टीन एंड सी इलेक्ट्रोटेक्निस्टे फैब्रिक जे आइंस्टाइन और की नाम की कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी, और इसने म्यूनिख के ओक्टोबरफेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का प्रबंध भी किया था। उनका परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसी वजह से आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने जा सके। अपनी मां के कहने पर उन्होंने सारंगी बजाना सीखा। उन्हें ये पसंद नहीं था और बाद में इसे छोड़ भी दिया, लेकिन बाद में उन्हें मोजार्ट के सारंगी संगीत में बहुत आनंद आता था। 1894 में उनके पिता की कंपनी को म्यूनिख शहर में विद्युत प्रकाश व्यवस्था के लिए आपूर्ति करने का अनुबंध नहीं मिल सका, जिसके कारण हुए नुकसान से उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई। व्यापार की तलाश में आइंस्टीन परिवार इटली चले गए, जहां वे सबसे पहले मिलान और फिर कुछ महीने बाद पाविया शहर में बस गए। परिवार के पाविया जाने के बाद भी आइंस्टीन म्यूनिख में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रुके रहे। दिसंबर 1894 के अंत में उन्होंने पाविया में अपने परिवार से मिलने इटली की यात्रा की। इटली में अपने समय के दौरान उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की अवस्था की जांच शीर्षक के साथ एक लघु निबंध लिखा था। 1895 में 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, बाद में ईडन से टेक्निशे हो चुले ETH के लिए प्रवेश परीक्षा दी। वह परीक्षा के सामान्य भाग में आवश्यक मानक तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन भौतिकी और गणित में असाधारण ग्रेड प्राप्त किया। पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने 1895 और 1896 में स्विट्जरलैंड के आरो में आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल व्यायामशाला में अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए भाग लिया। प्रोफेसर जोस्ट विंटेले के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें विंटेले की बेटी मैरी से प्यार हो गया। आइंस्टीन की भावी पत्नी, एक 20 वर्षीय सब्या, जिसका नाम मिल्वा मिरिक है, ने भी इस साल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिकी खंड में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टीन और मारी की दोस्ती रोमांस में विकसित हुई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ किताबें पढ़ी, जिसमें आइंस्टीन एक बढ़ती रुचि ले रहे थे। 1900 में आइंस्टीन ने मैथ्स और फिजिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें संघीय शिक्षण डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। विवाह और बच्चे संपादित करे। आइंस्टीन और मारी के बीच शुरुआती पत्राचार को 1987 में खोजा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें पता चला था कि इस दंपति की एक बेटी लिसेरल है, जिसका जन्म 1902 की शुरुआत में नोवी सैड में हुआ था, जहां मारिक अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मारिच बच्चे के बिना स्विट्जरलैंड लौट आया, जिसका असली नाम और भाग्य अज्ञात है। सितंबर 1903 में आइंस्टीन के पत्र की सामग्री बताती है कि लड़की को या तो गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था या बचपन में स्कारलेट ज्वर से मर गया था। आइंस्टीन और मारिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में उनके बेटे हंस एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म बर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। दंपति अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन आइंस्टीन का मुख्य रोमांटिक आकर्षण उनका पहला और दूसरा चचेरा बहन एल्सा था। 5 यह जानने के बाद कि मारिक अपने बेटों के साथ ज्यूरिख लौट आए, उन्होंने 14 फरवरी 1919 को तलाक दे दिया। 5 साल तक अलग रहे। 20 वर्ष की आयु में एडवर्ड का टूटना हुआ और सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया। उसकी मां ने उसकी देखभाल की और वह कई समय तक शरण के लिए भी प्रतिबद्ध रही। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से प्रतिबद्ध हो गई। 2015 में सामने आए पत्रों में आइंस्टीन ने अपने शुरुआती प्रेम मैरी विंटेले को अपनी शादी और उसके लिए अपनी मजबूत भावनाओं के बारे में लिखा था। उन्होंने 1910 में लिखा था, जबकि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। मुझे लगता है कि आप हर खाली मिनट में दिल से प्यार करते हैं और इतना दुखी हूँ जितना कि एक आदमी ही हो सकता है। उन्होंने मैरी के प्रति अपने प्यार के बारे में एक गुमराह प्यार और एक याद जीवन के बारे में बात की। 1912 के बाद से उनके साथ संबंध बनाने के बाद आइंस्टीन ने 1919 में एल्सा लोवेंथल से शादी की। वह पहले चचेरे बहन थी और दूसरे चचेरे बहन। वे 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए। 1935 में एल्सा को हृदय और गुर्दे की समस्याओं का पता चला और दिसंबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। 1923 में आइंस्टीन को बेटी न्यूमैन नामक एक सचिव से प्यार हो गया, जो एक करीबी दोस्त हंस मुशाम की भतीजी थी। 6-7-8-9-2006 में यरूशलेम का हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्रों में 10 आइंस्टीन ने 6 महिलाओं के बारे में वर्णन किया, जिनमें शामिल है मार्गरेट लेबाच, एक गोरा ऑस्ट्रियन एस्टेला कार्जन-बेलोजेन, एक फूल व्यवसाय के धनी मालिक टोनी मैंडल, एक धनी यहूदी विधवा, और एथेल माइनोवस्की, एक बर्लिन सोशलाइट, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और जिनसे उन्हें एल्सा से शादी करते हुए उपहार मिले। 11-12 बाद में अपनी दूसरी पत्नी एल्सा की मृत्यु के बाद आइंस्टीन मार्गरेटा कॉर्निकोवा के साथ संक्षिप्त रिश्ते में थे। 13 वह एक विवाहित रूसी महिला जो एक रूसी जासूस भी थी, जिसने विख्यात रूसी मूर्तिकार सर्गेई कोनेंको से शादी की।
जिसने आइंस्टीन की कांस्य अर्ध प्रतिमा का प्रिंसटन में निर्माण किया। आइंस्टाइन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, जिनके साथ उन्होंने लिखित पत्रों का आदान प्रदान किया। उन्होंने गांधी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया। आइंस्टीन ने मूल लेखन और साक्षात्कार की एक विस्तृत श्रृंखला में अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात की थी। आइंस्टीन ने कहा कि उन्हें बारूक स्पिनोजा के दर्शन के प्रति अवैयक्तिक ईश्वरवाद के लिए सहानुभूति थी। वो एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं करता था जो खुद को मनुष्य के भाग्य और कार्यों से चिंतित करता है, एक दृश्य जिसे उसने भोले के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया, हालांकि मैं नास्तिक नहीं हूँ। 16 खुद को अज्ञेयवादी कहना पसंद करते हैं। 17 18 या गहन धार्मिक अविश्वास। 19 यह पूछे जाने पर कि क्या वह एक पुनर्जन्म मृत्यु के बाद का जीवन में विश्वास करते हैं, आइंस्टीन ने उत्तर दिया, नहीं, और एक जीवन मेरे लिए पर्याप्त है। आइंस्टीन ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और 1922 में उन्हें भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और विशेषकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1921 में कोई भी नामांकन अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित मापदंडों में खरा नहीं उतर, तो 1921 का पुरस्कार आगे बढ़ा। 1922 में आइंस्टीन को इससे सम्मानित किया गया। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टीन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। 1965 के अपने व्याख्यान में ओपेनहेमर ने उल्लेख किया कि आइंस्टीन के प्रारंभिक लेखन में कई त्रुटियां होती थीं, जिसके कारण उनके प्रकाशन में लगभग 10 वर्षों की देरी हो चुकी थी। एक आदमी जिसका त्रुटियों को ही सही करने में एक लंबा समय लगे, कितना महान होगा। 20 वे खुद के काम के अलावा दूसरे वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते थे, जिनमें बोस आइंस्टीन के आंकड़े, आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर और अन्य कई आदि शामिल हैं। 1905 अनुस मिराबिलिस पेपर्स संपादित करें। अनुस मिराबिलिस पेपर्स 4 लेखों से संबंधित है, जिसे आइंस्टीन ने 1905 को ऑनलाइन डेर फिजिक नाम की एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया था, जिनमें प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसने क्वांटम सिद्धांत को जन्म दिया, ब्राउनियन गति, विशेष सापेक्षतावाद और A=2 शामिल थे। इन 4 लेखों ने आधुनिक भौतिकी की नींव के लिए काफी योगदान दिया है और अंतरिक्ष, समय तथा द्रव्य पर लोगों की सोच को बदला है। ये 4 कागजात हैं। 1910 के दशक के दौरान अलग अलग प्रणालियों को क्वांटम यांत्रिकी के दायरे में लाने के लिए इसका विस्तार हुआ। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाभिक की खोज और यह प्रस्ताव के बाद कि इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह कक्षा में घूमते हैं, नील्स बोर यह दिखाने में सक्षम हुए कि प्लैंक द्वारा शुरू और आइंस्टीन द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिक के द्वारा तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की असतत गति और तत्वों की आवर्त सारणी को समझाया जा सकता है। 1898 के विल्हेम वियना के तर्क को इसके साथ जोड़कर आइंस्टीन ने इसके विकास में योगदान दिया। वियना ने यह दिखाया कि एक थर्मल संतुलन अवस्था के स्थिरोष्म परिवर्तनहीनता की परिकल्पना से अलग अलग तापमान पर सभी काले घुमाव को एक सरल स्थानांतरण प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से व्युत्पन्न किया जा सकता है। 1911 में आइंस्टीन ने यह पाया कि वही समोष्ण सिद्धांत यह दिखाता है कि मात्रा जो किसी भी यांत्रिक गति में प्रमात्रण है को एक स्थिरोष्म अपरिवर्तनीय होना चाहिए। अर्नाल्ड समरफील्ड ने समोष्ण अपरिवर्तनीय को पारंपरिक यांत्रिकी में गतिशील चर के रूप में पहचान की। 1917 में आइंस्टीन ने समग्र रूप से ब्रह्मांड की संरचना में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने पाया कि सामान्य क्षेत्र समीकरणों ने एक ऐसे ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की थी जो गतिशील था, या तो संकुचन या विस्तार। चूंकि गतिशील ब्रह्मांड के लिए अवलोकन संबंधी प्रमाण उस समय ज्ञात नहीं थे, आइंस्टीन ने एक स्थिर ब्रह्मांड की भविष्यवाणी करने की अनुमति देने के लिए क्षेत्र समीकरणों के लिए एक नया शब्द, ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक, प्रस्तुत किया। इन वर्षों में मच के सिद्धांत की आइंस्टीन की समझ के अनुसार संशोधित क्षेत्र समीकरणों ने बंद वक्रता के एक स्थिर ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की। इस मॉडल को आइंस्टीन वर्ल्ड या आइंस्टीन के स्थिर ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। 1929 में एडविन हबल द्वारा नेबुला की मंदी की खोज के बाद आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के अपने स्थिर मॉडल को छोड़ दिया और ब्रह्मांड के 2 गतिशील मॉडल 1931 के फ्राइडमैन आइंस्टीन ब्रह्मांड 199 200 और आइंस्टीन को प्रस्तावित किया 1932 का डी सिटर ब्रह्मांड। इन मॉडलों में से प्रत्येक में आइंस्टीन ने ब्रह्मांडीय स्थिरांक को त्याग दिया, यह दावा करते हुए कि यह किसी भी मामले में सैद्धांतिक रूप से असंतोषजनक था। कई आइंस्टीन की आत्मकथाओं में यह दावा किया जाता है कि आइंस्टीन ने बाद के वर्षों में अपने सबसे बड़ी गड़गड़ाहट के रूप में ब्रह्मांडीय स्थिरांक का उल्लेख किया। खगोल भौतिकीविद मारियो लिवियो ने हाल ही में इस दावे पर संदेह जताया है, यह सुझाव देते हुए कि यह अतिरंजित हो सकता है। ये आंकड़े मीडिया से लिए गए हैं। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि मिलती है हमें तुरंत कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।